नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। डीके शिव कुमार ने भारत के संविधान की प्रति हाथ में लेकर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डीके शिव कुमार के बाद से डोजी परमेश्वर ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और कई अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें राज्यपाल ने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस सांसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर फोन करके उन्हें बधाई दी। डीके शिव कुमार ने बताया कि सोनिया गांधी ने मुझसे फोन पर बात की। उन्होंने शुरू से ही मुझ पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने मुझे पार्टी अध्यक्ष बनाया। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और सभी को साथ लेकर चलने को कहा। मैंने आश्वासन दिया कि मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही 8 बार के विधायक डीके शिव कुमार का वो सपना अब साकार हो गया जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष किया हो। शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच काफी समय तक चली खींचतान का अब अंत हो गया है और ऐसे में पिछले सप्ताह सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के साथ ही अब डीके शिव कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक होटल और रेस्टोरेंट वाली इमारत में लगी आग में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा उस समय हुआ जब इमारत में निचले हिस्से में आग भड़क उठी और देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। आग और धुएं से बचने के लिए कई लोगों को खिड़कियों और बालकनी से कूदना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की। दमकल विभाग को सुबह आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। पुलिस, दमकल और अन्य एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग का संबंध ग्राउंड फ्लोर पर संचालित रेस्टोरेंट से ही हो सकता है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कई मृतकों के विदेशी नागरिक होने की भी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। हर घायल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों और विभिन्न समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब पार्टी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से आंतरिक असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अब पूरे संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक नई टीमों का गठन किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के भीतर चल रही उठक पटक, कुछ नेताओं की बगावती गतिविधियां और संगठन को मजबूत करने की जरूरत को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही के दिनों में टीएमसी के कई नेताओं और विधायकों के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी, जिससे पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया था और इसी बीच पार्टी ने सभी इकाइयों को भंग कर दिया और सिरे से संगठन खड़ा करने की रणनीति अपनाई है। राजनीतिक जानकार इसे ममता बनर्जी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, जिसके जरिए पार्टी में अनुशासन स्थापित करना और कार्यकर्ताओं को नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीएमसी संगठन में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस फैसले के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और सभी की नजरें पार्टी के अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। अभिनेता के खिलाफ जारी किया गया गैर सहायता निर्देश फिल्म कर्मियों के संगठन FWICE ने वापस ले लिया है और ये फैसला रणवीर सिंह की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस, प्रोड्यूसर गिल्ड और साथ ही CINTAA के मध्यस्थता के बीच लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह ने FWICA के फैसले को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेजा था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुला। FWICA ने अब तत्काल प्रभाव से अपना गैर सहयोग आदेश वापस लेने की घोषणा कर दी है। ये पूरा विवाद रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने की खबरों के बाद शुरू हुआ था। FWICE ने आरोप लगाया था कि फिल्म से उन्हें हटने के कारण निर्माताओं को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से संगठन
ने उनके खिलाफ गैर सहयोग निर्देश जारी किया था। बाद में मामला कहानी रूप लेता गया और रणवीर सिंह ने संगठन को नोटिस भेज दिया और अब इस फैसले का सबसे बड़ा असर फिल्म डॉन 3 और इसके निर्देशक और निर्माता फरहान अख्तर पर पड़ सकता है। FWICE के पीछे हटने से इंडस्ट्री में पैदा हुआ गतिरोध कम होने की उम्मीद है और विवाद के शांत होने के फैसले मिल सकते हैं। FWICE अध्यक्ष BN तिवारी ने भी कहा है कि इस मामले में ना कोई जीत है और ना कोई हारा है, बल्कि समाधान निकालने की कोशिश की गई है। प्रयागराज के चर्चित हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। साउथ मालका इलाके में कारोबारी वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या के मामले में जांच का केंद्र अब परिवार के एक सदस्य पर आ गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि इस खौफनाक वारदात को मृतक के बेटे ने अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार के भीतर चल रहे विवाद और अन्य कारणों को लेकर यह खूनी साजिश रची गई थी। जांच के दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्य, तकनीकी सबूत और अन्य जानकारियों के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष तक पहुंची है और इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा तब हुआ था जब घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो परिवार के 4 सदस्यों का शव अलग अलग जगहों पर पड़े मिले थे। घटनास्थल से मिले कुछ सुरागों ने भी जांच को नई दिशा दी थी। पुलिस की कई टीमें लगातार मामले की जांच में जुटी थी और विभिन्न एंगल पर जांच की जा रही थी और अब जांच में परिवार के भीतर की भूमिका सामने आने के बाद से मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को अदालत में पेश करने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें जो है अब कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। बिहार की राजधानी पटना में मशहूर शिक्षक खानसर की कोचिंग को लेकर हुए विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। शुरुआत में कोचिंग के बाहर फायरिंग की खबरों से सनसनी फैल गई थी, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में मामला अलग ही अब नजर आ रहा है। पटना के स्थित खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुए हंगामे के बाद से छात्रों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों द्वारा पथराव, तोड़फोड़ और बैनर फाड़ने की घटनाएं सामने आई है और वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। खान सर ने आरोप लगाया है कि उनकी कोचिंग पर हमला प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थाओं से जुड़े लोगों द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि कम फीस में शिक्षक और छात्रों की बड़ी सफलता कुछ लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस ने सभी इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खान सर की कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ यह मामला है और मामले में एक अन्य कोचिंग संस्था से जुड़े लोगों को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल सुरक्षा गार्ड का बयान दर्ज किया जा रहा है और सभी तथ्यों की जांच जारी है। फिलहाल खान सर की कोचिंग और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात करके मामले की जांच की जा रही है। देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड CBSE को लेकर चर्चा चल रहे ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM विवाद के बीच केंद्र सरकार की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले के बाद से विपक्ष और कई विशेषज्ञ इसे केवल आईवॉश यानी कि दिखावटी कार्रवाई बता रहे हैं। दरअसल OSM प्रणाली को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थी। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें दिखाई गई उत्तर पुस्तिका उनकी नहीं थी, जबकि कुछ ने ब्लर, कॉपी, मिसिंग पेज और तकनीकी खामियों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से मामला तूल पकड़ता गया और केंद्र सरकार ने CBSE के शीर्ष अधिकारियों का तबादला करके OSM सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य समिति का गठन किया। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि केवल अधिकारियों का तबादला कर देने से जवाबदेही तय नहीं होगी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को पर्याप्त नहीं बताया है और उच्च स्तरीय पर जिम्मेदारियों तक सरकार का कहना है कि OSM टेंडर प्रक्रिया, डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था और उससे जुड़ी शिकायतों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच समिति का अध्यक्ष S राधा चौहान को सौंपी गई है, जिसमें 1 महीने की रिपोर्ट देने को कहा गया है। यूपी में मथुरा के गोवर्धन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर युवती को बहला फुसलाकर
और कथित रूप से ब्रेन वॉश करके दुष्कर्म करने के आरोपों से पुलिस ने एक IIT पास आउट बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी युवक युवतियों को अपने समूह में शामिल करता था और फिर उनके साथ मानसिक रूप से प्रभावित करके आपत्तिजनक गतिविधियों को अंजाम देता था। गोवर्धन थाना पुलिस ने अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से भुवनेश्वर उड़ीसा का रहने वाला है और वर्तमान में गोवर्धन क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी युवती को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें समूह से जोड़ता था और आरोप है कि वो युवकों और युवतियों का ब्रेन वॉश करके तथा कथित गंधर्व विवाह कराता था और बाद में उन्हें युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवती ने गोवर्धन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुरेश चंद्र रावत SP ग्रामीण पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। उन्होंने आगे कहा कि ये भी जांच की जा रही है कि संपर्क में और कितने युवक युवतियां आए थे। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास जो उड़ीसा का मूल निवासी है और यहाँ करीब 3 वर्ष से रह रहा है। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और एक युवक जो इसके घर पर रह रहे थे उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। अभिषेक मिश्रा भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को IT सेक्टर में भारी बिकावली देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी दोनों दबाव में आया है। सबसे बड़ा झटका जो है देश के दिग्गज IT कंपनी TCS के शेयर बाजारों को लगा है, जिसमें करीब 9% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही इंफोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा और अन्य IT कंपनियों के शेयर भी लाल निशान से कारोबार जो है वो नजर आए हैं। IT शेयर के पास आई इस भारी गिरावट के कारण निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 1700 अंक तक की कमजोरी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को लेकर बढ़ती चिंता है। निवेशकों में डर है कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीकी पारंपरिक IT सर्विसेज और आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल पर बड़ा असर डाल सकती है। इसी आशंका के चलते निवेशकों ने IT शेयर में जमकर मुनाफा वसूली की है और इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों के लगातार माहौल जो है वो कमजोर होता दिख रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। ऑपरेशन डेल्टा के तहत अहमदाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच, SOG और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में 300 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान अब तक 166 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की गई है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई मानव खुफिया सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर की गई है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान कई लोगों के पास आधार कार्ड समेत भारतीय पहचान पत्र मिले, जिसकी वैध को भी जांच की गई। पुलिस को आशंका है कि फर्जी दस्तावेज बनवाने और अवैध रूप से रहने में कुछ एजेंटों और नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। ओडिशा के पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में आज विशेष धार्मिक अनुष्ठान के चलते श्रद्धालुओं के लिए दर्शन कुछ समय के लिए बंद रहेगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा के विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना में जुड़े इस पारंपरिक अनुष्ठान के कारण शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक रहेगी। यह अनुष्ठान श्रीमुख श्रृंगार के नाम से भी जाने जाता है और इस मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय धार्मिक परंपराओं में गिना जाता है। बनकालिगी नीति के दौरान भगवान के
मुखमंडल का विशेष श्रृंगार रंगों, कस्तूरी और अन्य पारंपरिक सामग्री से किया जाता है और इस प्रक्रिया को केवल चुनिंदा सेवक ही संपन्न करते हैं और इसी कारण मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अपने दर्शन की योजना इसी के अनुसार बनाएं। अनुष्ठान पूरा होने के बाद से रात 10 बजे से पुनः समय दर्शन शुरू कर दिया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की ये परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और हर बार इस नीति के तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर इंतजार करते हैं। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी टिकट कीमतों को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाली इस मेगा टूर्नामेंट की टिकट इतने महंगे हो गए हैं कि कई जगहों पर प्रशंसकों के लिए अपने ही शहर में मैच देखना मुश्किल हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह फीफा के डायनेमिक प्राइसिंग नीति की मानी जा रही है। इसके तहत मांग बढ़ने पर टिकटों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको सिटी में जैसे शहरों के औसत टिकट कीमतें जो हैं स्थानीय लोगों की मासिक आय का बड़ा हिस्सा खा सकती है। वहीं न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल मुकाबले के टिकटों की कीमतें जो हैं वो हजारों डॉलर तक पहुंच गई है। कुछ श्रेणियों की टिकटें $10,000 से भी अधिक कीमत पर उपलब्ध बताया जा रहा है, जिसमें रीसेल मार्केट में कीमतें और भी ज्यादा है। टिकटों की बढ़ती कीमतों को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जैसे भी जांच भी शुरू की गई है। आरोप है कि डायनेमिक प्रोसेसिंग और कृत्रिम कमी और अपारदर्शिता टिकट जो है वो बिक्री प्रक्रिया के कारण आम फुटबॉल प्रशंसकों की पहुंच प्रभावित होगी और कई प्रशंसक और खेल विशेषज्ञ इस खेल के फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।